हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 स्टार्ट हो चुकी है और आज जब मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूं तो आज है 5 अप्रैल 2019। मुझे वीडियो बनाने में लेट हो गई, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग पहले से टैली यूज कर रहे हैं या जिन्होंने अभी रिसेंटली फाइनेंशियल ईयर 18-19 में टैली परचेज की थी। तो जब ये फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ है तो बहुत से लोगों को ये दिक्कत आ रही होगी कि फाइनेंशियल ईयर हमें टैली में चेंज कैसे करना है और चेंज करने से पहले क्या हमें कोई एंट्रीज पास करनी पड़ेगी, कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री हमें करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें मैं आपको आज बताऊंगा, लेकिन मैं यहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, इन शॉर्ट बताऊंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगा आपको मेरी बातें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहली बात कि फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के लिए हमारे पास टैली में कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल है। तो देखिए, हमारे पास टैली में 3 प्रोसेस अवेलेबल है फाइनेंशियल ईयर को चेंज करने के लिए। सबसे पहला प्रोसेस है कि आप पीरियड चेंज कर लें, जो सबसे इजी प्रोसेस होता है, लेकिन उसका जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा स्प्लिट कंपनी का जो एक ऑप्शन होता है, स्प्लिट करके आप अपने डाटा को यानी अपनी जो फाइनेंशियल ईयर है उसे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन ये होता है जो कि बहुत कम ही लोग यूज करते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि आप एक न्यू कंपनी, जैसे कि हम कंपनी इन्फो में जाकर क्रिएट कंपनी करते हैं कोई भी, तो वैसे ही एक न्यू कंपनी क्रिएट कर लीजिए और ओल्ड कंपनी में से सारे डाटा को एक्सपोर्ट कीजिए और न्यू कंपनी में जाकर उसे इंपोर्ट कर लीजिए। ये 3 आपके पास ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से मोस्टली जो यूज होने वाला ऑप्शन है वो है पीरियड चेंज करके आप अपनी फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब मैं जो पर्सनली यूज करता हूं वो स्प्लिट कंपनी का यूज करता हूं, मैं अपनी कंपनी को स्प्लिट करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें फाइनेंशियल ईयर चेंज करने से पहले कौन कौन सी एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी टैली में। फ्रेंड्स, यहां पर जो मैं आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज बताऊंगा ये मैं एक इंडिविजुअल को ध्यान में रखते हुए, एक छोटी मोटी फर्म को ध्यान में रखते हुए जिनकी टर्नओवर मैक्सिमम 1 से 2 करोड़ के अंदर होती है, उन्हीं को लेते हुए मैं यहां पर एडजस्टमेंट एंट्रीज बताऊंगा। क्योंकि उनकी जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है बहुत ज्यादा नहीं होती है, कुछ ही एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है। ऐसे तो अलग अलग बिजनेस में अलग अलग एंट्रीज हो सकती है, लेकिन जो बेसिकली सभी को यूजफुल होती है एंट्रीज, मैं उसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर बताऊंगा। लेकिन जैसे जैसे बड़ी बड़ी फर्म होती जाती है, जिनका टर्नओवर बढ़ने लग जाता है, उनकी जो एडजस्टमेंट एंट्री भी है वो भी उसी हिसाब से बढ़ने लग जाती है। उन्हें बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी पड़ सकती है, तो उनको ध्यान में रखते हुए मैं नहीं बताऊंगा। क्योंकि उनके पास उनका पर्सनल अकाउंटेंट होता है जो उनका अकाउंट्स मेंटेन करता है, उनके पास तो एक्सपीरियंस खुद ही होता है, तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। मैं उन लोगों को ध्यान में रखते हुए वीडियो बना रहा हूं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है या जो लोग खुद से खुद का अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उन्हें दिक्कत नहीं हो, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहां पर एडजस्टमेंट एंट्रीज बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है वो जो साल का अंतिम दिन होता है, यानी जैसे कि कोई भी फाइनेंशियल ईयर का जो एंड डे होता है वो होता है 31 मार्च, उस डेट को पास की जाती है। फ्रेंड्स, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट एंट्री हो सकती है जो हमें फाइनेंशियल ईयर के एंड डेट को पास करनी पड़ सकती है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, चाहे आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है, जिसे आपको कैपिटल के साथ पास करना होता है। या तो कैपिटल में आप प्रॉफिट को ऐड करेंगे, मान लीजिए अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, आपके P&L अकाउंट में प्रॉफिट रिफ्लेक्ट हो रहा है, नेट प्रॉफिट, तो आप उससे ऐड करेंगे कैपिटल में। लॉस रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आप कैपिटल को माइनस करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री करके। वो कैसे करनी है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इसके अलावा अगर आप मानकर चलिए अपने घर का खर्चा खुद से बियर करते हैं, आपके मम्मी पापा घर का खर्चा नहीं बियर करते हैं, आप ही जो अर्न करते हैं उसी से बियर करते हैं, और आपने सारी की सारी पूंजी अपनी बिजनेस में लगा रखी है, स्टार्टिंग कैपिटल जो है पूरी की पूरी पूंजी लगा रखी है, तो उस सिचुएशन में आपको हर महीने या जिस भी हिसाब से मान लीजिए क्वार्टरली, तो आपको अपने बिजनेस से कुछ ना कुछ ड्रॉइंग करना होता है, पैसे को यानी कैपिटल को वहां से निकालना होता है, और फिर साल के अंत में एक बार में जितना आपने निकाला है उसे कैपिटल अकाउंट के साथ एडजस्ट करना होता है। एक ड्राइंग की एंट्री होती है कैपिटल के साथ एडजस्टमेंट की, 2 एंट्री हो गई। इसके अलावा मानकर चलिए आपने कोई LIC का प्रीमियम वगैरह दिया है, तो वो सारी एंट्रीज भी आपको कैपिटल के साथ एडजस्ट करनी होती है। इसके अलावा मानकर चलिए आपकी फर्म के नेम पर कोई फिक्स्ड एसेट है, जैसे ये हो गया आपका लैपटॉप वगैरह हो गया, आपने परचेज करके रखा है फर्म के नेम पर, तो उस सिचुएशन में आप डेप्रीसिएशन की एंट्री पास करते हैं। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन की एंट्री आपको पास करनी पड़ सकती है साल के अंत में। ठीक है, उससे आपको बेनिफिट मिलती है, आपका P&L अकाउंट में आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो जाता है डेप्रीसिएशन की एंट्री पास करने से।
इसी तरीके से और भी कुछ एंट्रीज हो सकती हैं, जैसे कि मानकर चलिए आपको अपने स्टाफ को सैलरी देनी है मार्च मंथ की, लेकिन आपने एक्चुअली उसे पे नहीं किया मार्च मंथ में, आपने कहा कि आप अप्रैल में ले लेना, लेकिन आपको एक्सपेंसेस जो बुक करनी होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मार्च मंथ में, भले आपने उसे एक्चुअली पे नहीं किया है, तो जो पे नहीं किया है वो आपका बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा कि इतना उसका बाकी है करंट लायबिलिटीज में, और जो बुक की है अपने एक्सपेंसेस वो आपको P&L अकाउंट में डेबिट साइड रिफ्लेक्ट होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स बहुत से लोग इनकम टैक्स की प्रोविजन एंट्रीज बनाते हैं, इसके अलावा और भी कई चीजों की प्रोविजन एंट्रीज बनती है। जैसे अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं कि मानकर चलिए आप जो भी फाइनेंशियल ईयर में अर्न करते हैं उसकी जो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर होती है उसमें जाकर आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है। तो बहुत से लोग को ये अंदाज हो जाता है अपने बिजनेस को देखते हुए, वो कैलकुलेट कर लेते हैं, तो प्रोविजन एक एंट्री पास कर लेते हैं कि हमें इतना पे करना पड़ सकता है। हो सकता है उसमें 200 ज्यादा पे करना पड़े या 200 कम पे करना पड़े, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन उन्हें एक अंदाज होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो एक प्रोविजन की एंट्री पास कर लेते हैं। लेकिन यहां पर मैं रोकूंगा, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, आप छोटी मोटी फर्म है, तो उस सिचुएशन में आपको प्रोविजन एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, छोटी मोटी फर्म है, तो आपको इनकम टैक्स की प्रोविजन एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप पे करेंगे एक्चुअली जिस ईयर में पे करेंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 18-19 में आपने अर्न किया, 19-20 में आप जब ITR फाइल करेंगे तो उस समय आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपको क्या पे करना है। तो आप जब पे कर लेंगे तो जिस डेट को आप पे करेंगे, तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 जिस पीरियड की मैं अभी बात कर रहा हूं, जिसमें मैंने ये वीडियो क्रिएट किया, इस पीरियड में आपको जिस डेट को आपने पे किया उस डेट को आपको एक एंट्री पास कर लेनी है। और फिर जब ये 19-20 का जो फाइनेंशियल ईयर है ये खत्म होगा 31 मार्च 2020 को, तो जो इनकम टैक्स का जो आप लेजर क्रिएट करेंगे, जब पे करेंगे तो इनकम टैक्स का लेजर क्रिएट करेंगे, इनकम टैक्स अंडर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, याद रखेंगे अंडर कैपिटल अकाउंट, और मार्किंग कर देंगे इनकम टैक्स, जो आप नाम लिखेंगे वहां पर लिख देंगे फाइनेंशियल ईयर 18-19 या असेसमेंट ईयर 19-20, इस तरीके से आप कुछ भी वहां पर एक मार्किंग कर देंगे। और जब आपका पूरा साल खत्म होगा 19-20 का जब पूरा साल खत्म होगा, तो आपको फिर वहां पर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी 31 मार्च 2020 को कैपिटल के साथ, यानी वो जो इनकम टैक्स आपने पे किया वो आपको कैपिटल से घटाना होगा। तो वो मैं आपको यहां पर करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं अभी उतनी दूर नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं वो आपको समझा दूंगा कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैपिटल के साथ एडजस्ट करते हैं, सेम वैसे ही वो भी एडजस्ट होगा। सिर्फ यहां पर आपको एंट्री वो करनी होगी कब, जब आप पे करेंगे एक्चुअली। तो मैंने बता दिया कि किस ग्रुप में आपको इनकम टैक्स का लेजर बनाकर रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ज्यादा बात नहीं करते हैं कि कौन कौन सी एंट्री करनी। यहां पर जो बेसिक एंट्रीज थी जो कि मोस्टली सभी लोग यूज करते हैं, मैंने उसकी बात की, वो आपको करनी पड़ेगी। बहुत सारी और भी एंट्रीज हो सकती है, वो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग खुद से कर लेंगे। फ्रेंड्स यहां पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं मेरे P&L अकाउंट में आपको नेट प्रॉफिट 1000 रुपए रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। इसी तरीके से आपके भी बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ ना कुछ प्रॉफिट रिफ्लेक्ट हो रहा होगा फाइनेंशियल ईयर 18-19 में 31 मार्च 2019 को, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहां पर जो आपको प्रॉफिट रिफ्लेक्ट हो वो आपको बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट होता है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। बैलेंस शीट में भी आपको एक जगह रिफ्लेक्ट होता है, नीचे में यहां पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां पर 1000 रुपए आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस अमाउंट को आपको कैपिटल के साथ एडजस्ट करना होता है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि जब तक हम रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो हमें पीछे जाकर बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ ना कुछ चेंजेस करना होता है, कभी हमें एक्सपेंस बढ़ाना पड़ता है, कभी हमारी प्रॉफिट बढ़ जाती है क्योंकि हमें क्रेडिट नोट बाद में मिलता है कंपनी की तरफ से, TOD वगैरह का। तो फ्रेंड्स उसके अकॉर्डिंग, जैसे अभी मानकर चलिए मैं 31 मार्च की बात करूं, तो आप जो भी यहां पर अमाउंट आपको रिफ्लेक्ट हो ये अमाउंट आप एडजस्ट कर लेंगे। बाद में जो भी अमाउंट आपका ऐड होगा, मानकर चलिए कोई क्रेडिट नोट मिला आपको या कोई एक्सपेंस आपने बुक किया, तो उसके अकॉर्डिंग आपका P&L अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस घटेगा या बढ़ेगा। तो जो अमाउंट आपको रहेगा वो आपको बैलेंस शीट में डिफरेंस में दिखाई देगा, ठीक है। जब आप 18-19 का बुक्स ऑफ अकाउंट में जाएंगे वो एंट्रीज पास करेंगे, क्योंकि आपने प्रॉफिट एंड लॉस को तो कैपिटल के साथ एडजस्ट कर लिया है, लेकिन जब आप वो एंट्री पास करेंगे तो फिर से आपका यहां पर बैलेंस दिखाई देने लगेगा बैलेंस शीट में कि ये डिफरेंस अमाउंट आपको आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो वो क्या करेंगे, उतना अमाउंट जो आपने एडजस्टमेंट एंट्री पास की होगी उसमें जाकर उसे मॉडिफाई कर देंगे। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि मॉडिफाई भी कैसे किया जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए मैंने ज्यादा कुछ डिटेल नहीं लिया है, यहां पर मैंने बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लिया है, यहां पर मैंने बहुत बड़ा डाटा नहीं बनाया, मैंने छोटा डाटा बनाया ताकि आपको इजीली समझ में आए जो मैं समझाना चाह रहा हूं। तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैपिटल के साथ एडजस्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें जाना होता है अकाउंटिंग वाउचर में।
तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपको एंट्री करनी होगी वो करनी होगी डेप्रीसिएशन की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैपिटल के साथ एडजस्ट करने से पहले आपको डेप्रीसिएशन की एंट्री करनी होगी। अगर आपके पास कोई फिक्स्ड एसेट है जो कि आपके फर्म के नेम से है और आप उस पर डेप्रीसिएशन काटना चाहते हैं, यहां पर मैंने एग्जांपल के तौर पे 300 रुपए काटे हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि एंट्री कैसे होगी। आपके केस में अमाउंट जो भी हो आप अपना अमाउंट एंटर कर लेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने 31 मार्च को ये एंट्री की है, डेबिट किया है डेप्रीसिएशन को। इसका जो लेजर क्रिएट करना है आपको अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में करना है और जो जीएसटी वगैरह है वो नॉट एप्लीकेबल रहेगी। और यहां पर 300 रुपए मैंने लिख दिया और जो मेरा फिक्स्ड एसेट है वो जो भी रहेगा, मानकर चलिए आपके पास कई सारे फिक्स्ड एसेट हैं, तो टोटल अमाउंट आप जो भी डेप्रीसिएशन का काटेंगे फिक्स्ड एसेट के ऊपर, टोटल अमाउंट आप डेप्रीसिएशन का जो यहां पर लेजर सेलेक्ट करेंगे वहां पर एंटर करेंगे। उसके बाद अपना जो अमाउंट है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे फिक्स्ड एसेट के अकॉर्डिंग। जो भी फिक्स्ड एसेट रहेंगे वो आप 2 में लेते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग अमाउंट आप बायफर्केट करते चले जाएंगे। यहां पर मेरे केस में एक ही फिक्स्ड एसेट है तो मैंने यहां पर पूरा का पूरा अमाउंट इसी में डाल दिया है। लैपटॉप से मैंने 300 रुपए डेप्रीसिएशन चार्ज कर लिया। ये आपको पीएनएल में रिफ्लेक्ट होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रॉफिट कम हो जाएगी। मैंने आपको प्रॉफिट दिखाई थी वहां पर 1000 रुपए, 300 रुपए यहां पर मैंने डेप्रीसिएशन काटा, तो अब मेरी वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस में जो नेट प्रॉफिट है वो 700 रुपए हो गई है और उसी को मैंने यहां पर एडजस्ट किया है जर्नल वॉचर में। यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपको एडजस्ट इस तरीके से करना है, डेबिट आपको करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस को और जो अमाउंट आपको रिफ्लेक्ट हो पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट का आप यहां पर एंटर कर देंगे। उससे होगा क्या कि यहां पर आपको करंट बैलेंस 0 रिफ्लेक्ट होगा। आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का जो लेजर है उसके नीचे आपको 0 रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप पूरा का पूरा अमाउंट ले लेंगे, उसके बाद कैपिटल को यहां पर 2 में कर लेंगे, ठीक है, और पूरा का पूरा अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब आ जाइए, आप देख लीजिए बैलेंस शीट, यहां पर आपको रिफ्लेक्ट होगा। देखिए अभी ड्राइंग है, ड्राइंग को मैं बाद में कर रहा हूं उसकी एंट्री, पहले मैं आपको कैपिटल में दिखा रहा हूं। कैपिटल में देखिए कि मेरे पास जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैंने 10,000 रुपए का कैपिटल लाया था बिजनेस में। उसके बाद यहां पर मैंने एंट्री पास की मार्च में 700 रुपए की, क्योंकि डेप्रीसिएशन की एंट्री तो सिर्फ फिक्स्ड एसेट से हुई है। यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ कैपिटल के साथ एडजस्ट हुआ, तो आप यहां पर देख सकते हैं। अब मानकर चलिए, अगर मानकर चलिए आपका जो बाद में आप वापस बैक आके फाइनेंशियल ईयर 18-19 में आकर कोई भी प्रॉफिट को ऐड करते हैं या कोई एक्सपेंस को बुक करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो भी फ्लैक्चुएट होता है तो वो अमाउंट आपको यहाँ पर बैलेंस में यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगेगा और आपको बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। तो पूरा का पूरा यहाँ पर फिगर चेंज कर लेंगे, जितना आपको नेट प्रॉफिट रिफ्लेक्ट हो पीएनएल अकाउंट में पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पर फिर से एंटर करेंगे और फिर इस एंट्री को री एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आपका जो भी पीएल होगा यानी प्रॉफिट एंड लॉस होगा पूरा का पूरा कैपिटल के साथ फिर से एडजस्ट हो जाएगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमने अभी कर लिया तो हम बाद में कैसे करेंगे, इसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, अब हम ड्राइंग की एंट्री करेंगे कैपिटल के साथ एडजस्ट करने के लिए। ड्राइंग को हम कैपिटल के साथ एडजस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहां पर एक बात आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं एक इंडिविजुअल को ध्यान में रखते हुए, एक छोटे मोटे व्यापारी को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूं। मैं किसी बड़े व्यापारी या बड़े फार्म वगैरह को ध्यान में रखते हुए नहीं बना रहा हूं, क्योंकि उनके केस में बहुत सारी एडजस्टमेंट एंट्री होती है और उनके केस में खाली एडजस्टमेंट एंट्री नहीं होती, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। उन्हें अपना जो अकाउंट्स है उन्हें फाइनलाइज भी करना होता है। जो छोटे व्यापारी होते हैं, क्योंकि वो मोस्टली ITR 4 फाइल करते हैं, वहां पर उनके लिए ये मैंडेटरी नहीं होता है कि वो अकाउंट्स मेंटेन करें। वो अगर इतना भी नहीं मेंटेन करते हैं तो उनके लिए काफी होता है। तो यहां पर अगर वो इतना भी मेंटेन कर लेते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेते हैं, सेल परचेज ये सारी डिटेल्स अपने टैली में रख लेते हैं, उनके लिए बहुत होता है। और बहुत से लोग ITR 3 भी फाइल करते हैं लेकिन उनकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम होती है तो उनका ऑडिट नहीं होता है। तो उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा हो गया, बहुत सफिशिएंट हो गया जो मैं यहाँ पर एंट्रीज बता रहा हूं। मैं प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर सारी चीजें बताने की कोशिश करता हूं कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आप प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हैं, भले आपकी टर्नओवर ज्यादा है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपको अकाउंट्स भी फाइनलाइज करना होगा। उसके लिए क्या क्या करना पड़ सकता है वो मैं आपको एक हिंट के तौर पे बता देता हूं। आपको बैंक का रिकंसिलेशन करना होगा। जो भी आपने बैंक में पैसे जमा किए हैं या निकाले हैं, जो भी आपको स्टेटमेंट मिली है उसको आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ रिकंसाइल करना होगा। उसकी फैसिलिटी टैली में ऑलरेडी अवेलेबल है और उसके ऊपर मेरी ऑलरेडी 2 वीडियो हैं, जिसमें एक में मैंने मैनुअल, एक में ऑटोमेटिक रिकंसाइल कैसे होता है मैंने बता रखा है। इसके अलावा इनकम टैक्स के प्रोविजंस या और भी जो भी प्रोविजंस के केसेस होते हैं जिसपे कि आपको प्रोविजन बनाना पड़ सकता है, वो सारे प्रोविजन एंट्रीज करनी पड़ सकती है। तो इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं तो इनकम टैक्स के ऊपर मेरी सेपरेट वीडियो है कि कैसे प्रोविजंस बनाना है, बाद में उसे आप कैसे एडजस्ट करेंगे, ये सारी चीजें मैंने बताई हुई है, तो वो मैं यहां पर नहीं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वो भी आपको करना पड़ सकता है। जितने क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, उनसे आपको स्टेटमेंट मंगानी होगी अगर वो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो। और उसके बाद आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से मिलाना होगा सारी चीजें कि जो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है वही आपके में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं।
और फ्रेंड्स अगर आप बैंक से सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं अगर डेटर और क्रेडिटर के साथ, तो उस सिचुएशन में तो दिक्कत नहीं है। अगर आप कैश में करते ही नहीं है तो आपके लिए जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वही बहुत हो गई। इसी तरीके से और भी कई सारी चीजें जैसे डेप्रीसिएशन वगैरह तो मैंने पहले ही बता दिया, और भी कई सारी चीजें हैं जो कि आपको देखनी पड़ सकती है। जैसे कैश रजिस्टर को देखना पड़ सकता है कि कैश रजिस्टर फिजिकल आपके साथ मैच खा रहा है कि नहीं, जो आपके पास फिजिकल आपके पास कैश है। स्टॉक के बैलेंस को आपको फिजिकली मिलाना पड़ सकता है। जो भी डेटर्स क्रेडिटर्स का जो भी आउटस्टैंडिंग है, एडवांसेज है, उसकी एंट्रीज करनी पड़ सकती है। जो भी आपने जीएसटी में या इनकम टैक्स में जो भी लेट फी वगैरह पे की है, या जो इनकम टैक्स आपने प्रीवियस का पे किया है उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ सकती है। जैसे हम अगर मानकर चलिए जीएसटी की बात करें तो हम उसमें जो पेनल्टी लेट फी पे करते हैं उसे हम P&L अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस में दिखाते हैं, लेकिन जब हमारा साल खत्म होता है तो उसे हमें वहां से हटाना होता है, उसे हमें कैपिटल के साथ एडजस्ट करना होता है, क्योंकि वो एक्चुअल में हमारा एक्सपेंस नहीं है। क्योंकि गौर किया होगा फ्रेंड्स आपने कि इनकम टैक्स का जो एक्सपेंस होता है वो हमारे कैपिटल से घटता है, कभी भी वो P&L अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। उसी तरीके से जो हमें लेट फी पेनल्टी लगती है वो भी हमारे P&L अकाउंट में नहीं रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी मिस्टेक के कारण वो हमें पेनल्टी लगी है। तो उसे हम P&L अकाउंट में अगर घटा लेंगे तो उस सिचुएशन में फ्रेंड्स क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम होगा तो आपको इनकम टैक्स कम देनी पड़ेगी। तो बहुत से लोगों को तो 60-60 हजार 80-80 हजार भी पेनल्टी लग चुकी है, लेट फी लग चुकी है। तो उस सिचुएशन में अगर वो उस अमाउंट को P&L अकाउंट में रिफ्लेक्ट करने लग जाए तो उनकी तो नेट प्रॉफिट कम होगी। गलती भी आपकी, गवर्नमेंट को क्यों भुगतना पड़े इनकम टैक्स लेने समय। तो इसीलिए उस चीज को आपको वहां से हटाना पड़ता है और आपको कैपिटल के साथ उसे लेस करना पड़ता है। तो इसी तरीके से बहुत सारी एंट्रीज हैं। आपने किसी को एडवांस दिया है, स्टाफ का आउटस्टैंडिंग बाकी है, ये सारी एंट्रीज आपको करनी पड़ सकती है अकाउंट्स को फाइनलाइज करने के लिए। तो इसीलिए मैंने बोला कि मैंने यहां पर ये जो वीडियो बनाई है एक छोटे मोटे व्यापारी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर मैं उतनी सारी चीजें बताने लगूंगा तो सिर्फ मेरी ये वीडियो हो जाएगी 40 से 50 मिनट की, इसीलिए मैंने उस सारी चीज को छोड़ दिया। लेकिन अगर फिर भी आप अपने लिए ऐसा करना चाहते हैं तो जो अभी तक मैंने बातें बोली ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी और इसी के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें फाइनलाइज करनी पड़ेगी। आपको जीएसटी का भी रिकंसाइल करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अभी फिलहाल हम उस टॉपिक को स्किप करते हैं। ये सिर्फ मैंने उन लोगों को बता दिया जो लोग प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करना चाहते हैं स्प्लिट करने से पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी आप ड्राइंग करते हैं अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो सारी चीजें जो एंट्री आप करके आते हैं पूरे साल में, उसकी आपको लास्ट में पूरे साल के अंत में आपको एक एंट्री पास करनी होती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आपको कैपिटल के साथ उसे एडजस्ट करना होता है अगर आपने एक्चुअल में ड्राइंग किया है तो, और आपको करना चाहिए। अगर आप घर का खर्चा खुद चलाते हैं और आपने सारी की सारी पूंजी बिजनेस में लगा ली है तो आप खाते कहां से हैं, इस चीज को प्रूव करने के लिए आपको ड्राइंग तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आपको हर महीने ड्राइंग करना है इस कंडीशन में, और उसके बाद लास्ट में फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होता है तो आपको ड्राइंग की एंट्री कैपिटल के साथ एडजस्ट करने की इस तरीके से करनी पड़ेगी जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रही है। आप जर्नल वाउचर में आ जाएंगे, कैपिटल को डेबिट करेंगे, ड्राइंग को क्रेडिट करेंगे, और जितना आपने ड्राइंग किया जो कि आपको बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट के अंदर जाने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, उतना ही अमाउंट आप यहां पर एडजस्ट कर लेंगे। और ये जो ड्राइंग का लेजर है अंडर कैपिटल अकाउंट बनेगा, आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स यहां पर मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ सकती है जो कि एक इंडिविजुअल को करनी पड़ सकती है। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस को आपको एडजस्ट करना होगा कैपिटल के साथ। अगर उसमें फ्यूचर में जाके कुछ चेंजेस होने वाले हैं तो उसे आप बाद में भी जाके एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको दिखा दिया कि किस तरीके से आप उसे एडजस्ट वापस से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ड्राइंग को एडजस्ट करना होता है कैपिटल के साथ, डेप्रीसिएशन की एंट्रीज पास करनी होती है, और अगर मानकर चलिए आपने आउटस्टैंडिंग वगैरह स्टाफ की है तो उसकी एक एंट्री पास करनी होती है। बाकी आपके केस में बहुत ज्यादा एंट्रीज करने की जरूरत नहीं होती है। एक और एंट्री है जो मैं भूल गया आपको बताना, जैसे कि मैंने बोला कि आपने LIC की प्रीमियम वगैरह दी है तो उस सिचुएशन में आप उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो मानकर चलिए अगर मैं LIC की बात करूं या UTI में आपने इंश्योरेंस की प्रीमियम दी है तो उसका जो लेजर क्रिएट करेंगे, सबसे पहले तो आप लेजर समझ लीजिए कि कैसे क्रिएट करना है। मानकर चलिए LIC, मैंने यहां पर सिर्फ शॉर्टली लिख दिया है। अब यहां पर आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो हम उसे कैपिटल अकाउंट में रख लें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हम उसे कैपिटल अकाउंट में रख लें, क्योंकि हम पर्सनल अपनी लाइफ के लिए LIC करें तो जस्ट लाइक ये भी एक ड्राइंग हो गया। ठीक है, अगर आप उसे नहीं रखना चाहते उसमें तो आप इन्वेस्टमेंट में भी रख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का एक यहां पर आपको ग्रुप मिलता है, उसमें भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको एसेट साइड रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप कैपिटल में रखते हैं तो कैपिटल अकाउंट के अंदर जाके आपको रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको कैपिटल में ही दिखा देता हूं कि कैपिटल में हम रखेंगे तो क्या होगा। यहां पर मानकर चलिए मैं 500 रुपए पे करूंगा आपको दिखाने के लिए 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को यहां पर मैं पेमेंट वाउचर में जाऊंगा और 500 रुपए पे कर दूंगा, या 2 अप्रैल को मैंने कर लिया, कैश में मैंने किया। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, आप बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं। LIC 500 रुपए,
हो गया फ्रेंड्स। अब हम बैलेंस शीट में चलकर देख लेते हैं। यहां पर कैपिटल में आपको LIC रिफ्लेक्ट हो रही है डेबिट साइड। अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री आपको साल के अंत में करनी होगी। अगर आप उसे इन्वेस्टमेंट में रखेंगे तो आपको एसेट साइड रिफ्लेक्ट होगा, तो भी आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी, क्योंकि जो प्रीमियम है उसे तो हम लेके कैरी नहीं कर सकते, वो तो हमारा हर साल कैपिटल से लेस होते चला जाएगा, तो उसे हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है। तो यहां पर आ जाइए, फिर से आपको जर्नल वॉचर में आना होगा और सेम जैसे ड्राइंग की एंट्री की थी वैसे ही आपको यहां पर वो एंट्री भी कर लेनी होगी। अभी यहां पर हम 31 तारीख डाल देते हैं, क्योंकि ये भी एंट्री आपकी लास्ट ईयर के लास्ट डेट को होगी। यहां पर हमें करना होगा कैपिटल 500 रुपए। अब देखिएगा मेरा जो कैपिटल 7700 आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये यहां से घटेगा, 7200 हो गया। आप देख सकते हैं LIC, यहां पर हमें 2 करना होगा LIC को, यानी क्रेडिट करना होगा और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये सारी आपको एंट्रीज करनी होती है। अब हम बात करेंगे कि ये जो हम कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर चेंज करेंगे तो हमें किस तरीके से करना है। इसके अलावा जो हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो हम जाएंगे तो वहां पर जो हमें बिल का जो सीरीज रखना है, किस तरीके से हम उसे सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम फाइनली बात करेंगे कि हम कंपनी की फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के लिए वो जो मैंने 3 आपको प्रोसेस बताए थे उनका यूज कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहला प्रोसेस जो मैंने बताया था कि सिर्फ पीरियड चेंज कर लीजिए, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजेबल प्रोसेस है, बहुत लोग इसे यूज करते हैं और बहुत ही इजी होता है इसे करना। तो सबसे पहले मैं उसकी बात कर लेता हूं और यहां पर मैं उसकी डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों बताऊंगा। तो देखिए आपको करना क्या होता है, जैसे मानकर चलिए आप अभी अगर 18-19 में खड़े हैं, जैसे कि अभी फिलहाल मैंने चेंज कर रखा है लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। आप अगर 18-19 में खड़े हैं और आपको 19-20 में जाना है, फाइनेंशियल ईयर 19-20 में जाना है, तो आपको गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए F2 यानी ये जो आप देख सकते हैं अल्ट के साथ आप F2 भी प्रेस कर सकते हैं, या बटन बार पे ये जो पीरियड का आपको टैब मिल रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे और यहां पर आप अपनी फाइनेंशियल ईयर जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसे एंटर कर देंगे। जैसे कि मैंने एंटर किया हुआ है 1/4/2019, उसके बाद नीचे 2 में लिखा हुआ है 31/3/2020, वो आपको यहां पर रिफ्लेक्ट होने लगेगा। यहां पर करंट पीरियड में आप देख सकते हैं 1/4/19 टू 31/3/20 और यहां पर करंट डेट में भी आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स इसको करने से फायदा क्या होता है कि करना तो बहुत इजी है, सिर्फ पीरियड चेंज करनी होती है। इसके अलावा आपको यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस में आप देख सकते हैं जो भी आपका वहां पर क्लोजिंग था वो आपका ऑटोमेटिक यहां पर ओपनिंग बन जाएगा। तो वहां पर देखिए फ्रेंड्स यहां पर जो प्रॉफिट एंड लॉस है यहां पर सेल परचेज नहीं आएगी उस ईयर की, क्योंकि ये अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, तो सिर्फ जो ओपनिंग स्टॉक है सिर्फ वो आएगा। बैलेंस शीट की बात कीजिए तो जो वहां पर क्लोजिंग था वो यहां पर अब ओपनिंग बन चुका है। तो अब मैं यहां पर 2 तरह के लोग हैं, एक वो लोग जो पीरियड डायरेक्ट चेंज कर लेते हैं कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री करने से पहले, ठीक है, तो उनके में क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पर रिफ्लेक्ट होता है ओल्ड यानी जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर थी उसकी जो उन्होंने प्रॉफिट अर्न की थी या जो लॉस हुआ था वो यहां पर उन्हें रिफ्लेक्ट होता है। अगर प्रॉफिट होती है तो वो लायबिलिटी साइड रिफ्लेक्ट होती है, लॉस होती है तो वो एसेट साइड उन्हें रिफ्लेक्ट होती है। और उसके अलावा अगर मानकर चलिए उन्होंने जो ड्राइंग की एंट्री है करके रखी थी लेकिन उसकी एडजस्टमेंट एंट्री नहीं की थी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, या जो LIC वगैरह की जो प्रीमियम पे की थी उसकी भी एडजस्टमेंट एंट्री अगर नहीं की थी तो वो सारी चीजें उन्हें रिफ्लेक्ट होने लग जाती है। लेकिन मैंने जो एडजस्टमेंट एंट्री की उसका बेनिफिट आपको क्या मिला कि आपको कैपिटल यहां पर लेस होके मिला। अगर आप कैपिटल अकाउंट में जाएंगे भी तो आपको यहां पर सिर्फ 7200 रिफ्लेक्ट होगा, वो जो ओल्ड एंट्री थी जो मैंने एडजस्टमेंट एंट्री की थी वो भी आपको रिफ्लेक्ट नहीं होगी। लेकिन बहुत से लोग डायरेक्ट ये जो पीरियड है उसे चेंज कर लेते हैं बिना एडजस्टमेंट एंट्री के, तो उस केस में उन्हें यहां पर अंदर जाने पे ड्राइंग भी रिफ्लेक्ट होता है, जो प्रीमियम वगैरह है अगर उन्होंने कैपिटल अकाउंट के अंदर रखा होगा तो वो भी रिफ्लेक्ट होगा, अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट में प्रीमियम वगैरह को डाला होगा अंडर जो ग्रुप है इन्वेस्टमेंट चूज किया होगा तो एसेट साइड रिफ्लेक्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पर रिफ्लेक्ट होगा। तो ये प्रोसेस सही नहीं होता है। सबसे अच्छा होता है कि आप जो भी प्रोसेस यूज करें फाइनेंशियल ईयर चेंज करने का तो सबसे पहले एडजस्टमेंट एंट्री कर लें। और मैंने बता दिया कि एक इंडिविजुअल के केस में 2-4 ही एडजस्टमेंट एंट्री होती है मोस्टली सभी लोग यूज करते हैं, तो वो कैसे करनी है वो भी मैंने आपको दिखा दिया कि वो करने के बाद आप पीरियड चेंज करें। तो देखिए फ्रेंड्स आपने देखा कि ये जो मैंने प्रोसेस बताया पीरियड चेंज करने का बहुत ही इजी था करना भी, और यहां पर आपका जो डाटा है सारा का सारा आपका एक बार में उठ के आ गया। फ्रेंड्स इवन इस प्रोसेस में ये भी आपको एक फायदा मिलता है कि आप जो भी प्रीवियस ईयर में जाकर चेंजेस करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि जब तक आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो तब तक आप जाके प्रीवियस ईयर में जाकर कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं, चाहे प्रॉफिट को घटाते हैं, लॉस को बढ़ाते हैं, या बैलेंस शीट में जाके अपने डेटर क्रेडिटर की जो अमाउंट है उसे घटाते बढ़ाते हैं, जो भी आप करते हैं अपने अकॉर्डिंग वो आप जाकर प्रीवियस ईयर में करते हैं। तो अगर आप इस प्रोसेस का यूज करेंगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिक आपके नेक्स्ट जिस ईयर में आप करंट में काम कर रहे हैं उस ईयर में भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे, अगर आप उस ईयर में पीछे वाले ईयर में जाकर कुछ भी चेंज करेंगे तो। ये तो एक बेनिफिट है
इस चीज की, अगर आप इस प्रोसेस को यूज करते हैं। लेकिन यहां पर इसकी जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है वो मैं बता देता हूं। जो आपके लेजर्स या जो स्टॉक आइटम्स हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में यूज हो चुके हैं, जिसको लेते हुए आपने कोई भी एंट्री पास कर ली है, उस स्टॉक आइटम या उस लेजर को अगर आप डिलीट करना चाहेंगे इस प्रोसेस के थ्रू, तो आप डिलीट नहीं कर पाएंगे। और यहां पर जो आप चेंजेस करेंगे वही चेंजेस आपके प्रीवियस कंपनी में भी हो जाएंगे। मानकर चलिए आपने कोई डेटर का यहां पर जो लेजर है उसे क्रेडिटर कर दिया, तो आप जाकर प्रीवियस कंपनी को देखेंगे तो वो भी क्रेडिटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर एक सूरज नाम का जो लेजर है, मैंने इससे वहां पर कुछ परचेज किया, सेल किया, जो भी किया उस प्रीवियस ईयर में। अब मैं यहां पर इसे डिलीट करना चाहूंगा, मैं अल्ट के साथ डी प्रेस कर रहा हूं, ये मेरा लेजर डिलीट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहां पर अगर इसे डेटर की जगह क्रेडिटर कर दूंगा, प्रीवियस जाकर मैं पीरियड चेंज करके जाऊं और उस कंपनी में चेक करना चाहूं, तो वहां पर भी ये क्रेडिटर हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है कि अगर हम कुछ चेंज करना चाहते हैं तो हम कर नहीं पाते हैं। अब हमें अगर कुछ करना है इस केस में, तो हमें फिर से उस पार्टी का एक लेजर क्रिएट करना होगा ताकि हम उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकें। तो ये सबसे बड़ा एक नुकसान है। उसके अलावा अगर आप कंपनी खोलते हैं तो बार बार आपको पीरियड चेंज करनी पड़ सकती है। ठीक है, अब मानकर चलिए आपको वापस जाना है उस कंपनी में, मतलब प्रीवियस ईयर में, तो आपको यहां पर फिर डेट डालनी होगी, आप प्रीवियस ईयर में पहुंच जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका मैंने जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो मैंने आपको बता दिया कि कोई लेजर या स्टॉक आइटम को आप डिलीट करना चाहेंगे जो प्रीवियस ईयर में यूज हो चुका है, उसे आप डिलीट नहीं कर पाएंगे। अल्टर करेंगे या एडिट करेंगे तो वो वहां पर भी इफेक्ट करने लगेगा, तो इसीलिए मैं इसे यूज नहीं करता हूं। सबसे बड़ा रीजन है यही कि मैं इसे इसीलिए यूज नहीं करता हूं। इसके अलावा आपका जो डाटा है वो एक ही कंपनी, जैसे इसकी कोड होती है, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कंपनी इन्फो में जब हम सेलेक्ट कंपनी में जाते हैं, जैसे अभी मेरी ये कंपनी ओपन है तो हम सेट कंपनी में ही देख लेते हैं। इसका जो ये कोड है, ये जहां पर भी रहता है वो आपको पता ही होगा कि कैसे चेक करना है, और इसके रिगार्डिंग मैंने पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में कई वीडियो में बता रखा है, इसलिए मैं यहां पर नहीं बताऊं। यहां पर ये जो कोड है, इसके अंदर आपका एक ही कंपनी के अंदर डाटा लोड होने लग जाता है हर साल का। उससे होता क्या है कि आपकी टैली स्लो चलती है, क्योंकि एक ही कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा लोड हो गया, कई सालों का डाटा लोड हो रहा है। ठीक है, कभी कुछ करप्ट हुआ, कभी कुछ प्रॉब्लम आई, तो जितने साल का आपने काम किया सारा का सारा डाटा क्रैश कर जाएगा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है पीरियड को चेंज करने से। लेकिन स्प्लिट कंपनी का क्या फायदा होता है, उसमें कंपनी ही सेपरेट बन जाती है। आप उस कंपनी में कुछ भी चेंज कीजिए, आपके प्रीवियस कंपनी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बेनिफिट, उसमें भी इसी तरीके से डाटा आता है, सिर्फ उसे थोड़ा करना मुश्किल होता है। जैसे इसे करना थोड़ा इजी होता है, उसे थोड़ा करना मुश्किल होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता है इसमें और उसमें। ठीक है, और उसमें जो आपका डाटा है वो सेपरेट होने के कारण अगर कभी कुछ डाटा में एरर आया तो सिर्फ उस ईयर के डाटा में एरर आएगा, बैक डाटा में एरर नहीं आएगा। और वो कंपनी इसकी तुलना में वो प्रोसेस में अगर आप काम करेंगे तो इसकी तुलना में वो कंपनी आपकी फास्ट वर्क करेगी। और ये कंपनी जिसमें आपने एक ही डाटा में सारी फाइनेंशियल ईयर को रखा हुआ है, ये कंपनी आपकी स्लो वर्क करेगी। इसीलिए मैं स्प्लिट कंपनी का यूज करता हूं। और उसके बाद जो मैंने तीसरा प्रोसेस बताया, जो कि मोस्ट अनयूजेबल प्रोसेस है, कि आप एक सेपरेट कंपनी क्रिएट कीजिए, ओल्ड कंपनी से सारे डाटा को एक्सपोर्ट कीजिए, लेजर्स मास्टर्स को, उसके बाद वहां पर जाकर आप उसे इंपोर्ट कीजिए। ये बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, तो मैं बताऊंगा फिर भी आपको वो कि कैसे करना है, लेकिन मैं उसे यूज नहीं करता हूं, इसलिए मैं उसे सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं स्प्लिट कंपनी को। तो देखिए, अभी मैंने पीरियड चेंज करने वाला प्रोसेस आपको दिखा दिया कि किस तरीके से आप पीरियड चेंज करेंगे तो आपका सारा डाटा आ जाएगा। आप ओल्ड कंपनी में जाकर कुछ भी चेंज करेंगे वो आपको इफेक्ट न्यू, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें पड़ेगा। सॉरी, मैं कंपनी बोल रहा हूं। जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आप चेंजेस करेंगे वही आपको इफेक्ट करंट फाइनेंशियल ईयर में भी पड़ जाएगा। ठीक है, अब हम स्प्लिट कंपनी की बात कर लेते हैं। तो अब हम वापस से आ जाते हैं 1/4/18 में, क्योंकि फ्रेंड्स हमें स्प्लिट उसे ही करना है। आ गए हम इसमें। अब हम यहां से स्प्लिट करेंगे, तो स्प्लिट करने के लिए हमें कंपनी इन्फो में जाना होगा। कंपनी इन्फो में जाने के बाद हमें नीचे, सबसे नीचे आपको स्प्लिट कंपनी डाटा दिख रहा है। इसमें जाने के बाद आप चाहें तो वेरीफाई कंपनी डाटा कर सकते हैं। यहां पर वेरीफाई करने से अगर आपको कोई एरर नहीं आता है तो स्प्लिट करने समय भी आपको कोई एरर नहीं आएगा। यहां पर कोई एरर आता है तो हो सकता है कि स्प्लिट करने समय भी आपको एरर आ जाए, और मोस्टली मैंने आज तक जब भी किया मुझे कोई एरर आया नहीं है, इसीलिए मैं चेक नहीं कर रहा हूं। मैंने बता दिया कि आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए करना क्या होता है, सिर्फ एंटर करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है, यहां पर ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगा। चलिए वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। आप देख लीजिए, यहां पर लिख के है नो एरर फाउंड, यानी कि मेरी कंपनी ठीक है, मैंने जो भी एंट्रीज की वो परफेक्टली की हैं। इसके हिसाब से जेन्युइनली मैंने की है कि नहीं वो अलग बात है, इसके हिसाब से मैंने सब कुछ परफेक्ट किया है, इसीलिए कोई एरर नहीं आया है। अब हम सेलेक्ट कंपनी में आ जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं स्प्लिट फ्रॉम 1/4/19 से हमें स्प्लिट करना है, क्योंकि हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो है 1/4 से स्टार्ट हो जाती है। तो ठीक है, हम ओके करेंगे, स्प्लिट करेंगे।
अगर आपने कोई पासवर्ड वगैरह डाल के रखा होगा तो हो सकता है आपसे पासवर्ड वगैरह मांगे, अदरवाइज ये नॉर्मली स्प्लिट कर देगी। अब हो गई। अब देखिए आपको यहां पर चुननी कौन सी कंपनी है, आपको आना होगा सेट कंपनी में। सबसे पहले सारी कंपनी बंद कीजिए, जो भी कंपनी आपकी ओपन है सबको बंद कर लीजिए। अब सेलेक्ट कंपनी में आइए। अब यहां पर देखिए मेरे पास एक कंपनी थी जिसका कोड था 10,001 14/18 से 31/3/19 तक, आप देख सकते हैं। उसके बाद मेरी जो मैंने स्प्लिट की तो मेरे सामने दो कंपनी क्रिएट हो चुकी हैं। तो इसमें से आपको कौन सी कंपनी रखनी है, इसमें से आपको ये जो नीचे 10,002 वाली है ये कंपनी रखनी है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं 1/4/19 टू 31/3/2020 ये कंपनी रखनी है। अब रही बात इस कंपनी की, जो बीच में है एक अलग से कंपनी क्रिएट होगी, इसे ओपन कीजिए, जाके अल्टर में इस कंपनी को डिलीट मार दीजिए। हो गया, इस कंपनी को आपने डिलीट कर दिया। अब आपकी सेलेक्ट कंपनी में दोनों कंपनीज है, आप जब चाहें जिस कंपनी को भी ओपन कर सकते हैं और अपने डाटा को कर सकते हैं। दोनों कंपनी अलग बन चुकी है। और इसके अलावा आपके पास और भी प्रोसेस है, आप क्या कर सकते हैं, इनका अलग अलग फोल्डर बना सकते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको ओल्ड कंपनी यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। मैं फोल्डर ही बना के यूज करता हूं, मैं इस तरीके से नहीं कि मुझे जितनी कंपनी से सब रिफ्लेक्ट हो। उसमें होता है कि कभी हम बाय मिस्टेक कोई और कंपनी ओपन कर लें और उसी में जाके एंट्री कर लें, इसीलिए मैं उसे अलग फोल्डर में डाल देता हूं और फिर उसी का ये जो पाथ है मैं यहां पर चेंज कर देता हूं, इस पाथ को उसी के अकॉर्डिंग मैं चेंज कर देता हूं, तो सिर्फ मुझे वही कंपनी दिखाई देती है जिस करंट ईयर में मैं वर्क कर रहा हूं। तो आप वो कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस कंपनी में जाएंगे। सिर्फ स्प्लिट करने का प्रोसेस आपने देखा कितना सेकंड का था, 2 सेकंड का था। उससे थोड़ा सा टफ बोल सकते हैं, टफ तो कुछ नहीं है लेकिन उससे थोड़ा टफ बोल सकते हैं। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, आपको कंपनी अलग मिलेगी, वर्क इजिली होगा। कुछ भी चेंज कीजिए, कुछ भी डिलीट कीजिए, उससे पुरानी कंपनी से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको यहां पर भी बैलेंस शीट वगैरह में वैसे ही डाटा मिलेगा जैसे कि आपको उस कंपनी में मिल रहा था, उस प्रोसेस में मिल रहा था। सॉरी, मैं फिर कंपनी बोल रहा हूं। उस प्रोसेस में जैसे आपको मिल रहा था वैसे ही आपको यहां पर भी मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन यहां पर भी याद रखिए, इस प्रोसेस को यूज करने से पहले भी आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी, जो मैंने पहले दिखाई, ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्री सब प्रोसेस में करनी है, सिर्फ आपको ये प्रोसेस मैंने बता दिया कि इस तरीके से भी आप अपनी फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में आइए। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे उस प्रोसेस में हमने अगर प्रीवियस ईयर में कुछ चेंज किया तो वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता था करंट ईयर में। अब इस प्रोसेस में अगर हम पुराने ईयर में जाकर कुछ चेंज करते हैं तो इस ईयर में वो कैसे चेंज होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं करता क्या हूं, आपको दिखाता हूं। यहां पर सबसे पहले मैं आपको बैलेंस शीट में दिखाता हूं। मेरा कोई क्रेडिटर या डेटर मैं दिखा देता हूं जिसका बैलेंस मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पर फ्रेंड्स, यहां पर बैलेंस शीट में आप मेरे एक डेटर का अमाउंट देख सकते हैं। माइनस में आपको 8400 रिफ्लेक्ट हो रहा होगा स्क्रीन पर। आप अंदर जाके देखिए, ये नाम है सूरज और 8400 आपको क्रेडिट साइड रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब मैं जाकर अगर प्रीवियस ईयर में कुछ भी चेंज करूंगा तो मैं दिखाऊंगा कि उसका इफेक्ट हमें इस ईयर में कैसे लाना है। तो चलिए हम आ जाते हैं कंपनी इन्फो में। यहां पर चाहे तो हम दोनों कंपनी को ओपन करके काम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं अभी उस कंपनी को, जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, जो करंट कंपनी, ऐसे मैं फिलहाल बंद कर देता हूं ताकि मिस्टेक नहीं हो। अब हम ओपन कर लेते हैं प्रीवियस ईयर की कंपनी को। यहां से मैंने ओपन कर लिया। अब आ जाते हैं हम बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आने के बाद यहां पर हमें 8400 रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब यहां पर अगर हम कुछ अमाउंट घटा दें, जैसे सेल है, सेल को हम थोड़ा सा यहां पर बढ़ा देते हैं इस तरीके से। अब यहां पर आपको 3150 रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, आप देख सकते हैं 3150, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग मेरा P&L अकाउंट भी बढ़ा होगा, जो मैंने आपको बात बोली थी। यहां पर देखिए, जैसे मैंने वहां पर 3150 किया तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ गया। 700 रुपए आपको यहां पर दिख रहा है कि मैंने ट्रांसफर कर दिया है और टोटल मेरा 1200 था। अगर आपको यहां ऐसे नहीं समझ में आए तो आप P&L अकाउंट में जाएं, आपको टोटल नेट प्रॉफिट 1200 रिफ्लेक्ट हो रही है। बैलेंस शीट में आ जाएंगे तो आपको वही चीज यहां पर रिफ्लेक्ट हो रही है कि 1200 आपकी नेट प्रॉफिट है, जिसमें से आपने 700 रुपए कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, बाकी का 500 रुपए आपको और ट्रांसफर करना है। तो चलिए हम उसे कर भी लेते हैं। अब आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि कैसे मैं एडजस्टमेंट एंट्री करता हूं, बैक जाकर यहां पर 1200 करके इसे हम फिनिश कर देंगे। अब देखिए, अब आपको करना क्या है। अब आपको, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग वहां पर चेंज करना है, तो आपने यहां पर चेंजेस क्या किए, यहां पर आपने एक प्रॉफिट एंड लॉस को कैपिटल के साथ ऐड किया और आपने यहां पर जो आपका डेटर था उसे आपने सेल किया, जिसकी अमाउंट हो गई आपकी यहां पर 7350,
वहां पर कुछ और था, वहां पर 8300 की 8400 था उस कंपनी में, करंट कंपनी में, यहाँ 7350 हो गया। अब वहां पर जाकर हम 7350 डालेंगे और हमारा ये जो कैपिटल है ये 7700 हो गया। ये सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। अगर ध्यान में नहीं रहे तो आप क्या करेंगे, एक कॉपी लेंगे, उसमें आप ये चीज नोट कर लेंगे, उसके बाद जाके वहां चेंज करेंगे, या प्रिंट आउट निकाल लेंगे, देखकर चेंज कर सकते हैं। बैलेंस शीट का प्रिंट आउट निकालकर देखकर चेंज कर सकते हैं। अब हमें ध्यान रखना है 7350 और 7700। तो चलिए अब हम इस कंपनी को बंद कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं वापस से अपनी उस कंपनी में। यहां पर आने के बाद अब हमें चेंजेस करने हैं, तो चलिए चेंजेस कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स। यहां पर ये ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा। स्प्लिट में सिर्फ आपको यही एक नुकसान है कि यहाँ ऑटोमेटिक चेंज नहीं होता है, आपको खुद से करना होगा। यहां पर हमें इसे चेंज करना होगा, इसका जो ओपनिंग अमाउंट है इसे चेंज करना होगा। तो यहां पर जब हम पार्टी के नेम के ऊपर ये इस तरीके से हाईलाइट कर देंगे तो हम कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे। चाहेंगे तो हम अकाउंट इन्फो लेजर्स में अल्टर में जाकर भी कर सकते हैं ये सारी चीजें, लेकिन अगर हम बैलेंस शीट से करना चाहते हैं तो हम यहां पर इस तरीके से करेंगे, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे लेजर पे जाने के लिए। यहां पर हम बैलेंस को डाल देंगे 7350, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर ये जो चीज है आपको इसे ध्यान रखना है, मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। यहां पर आप देख सकते हैं 1/4/18 को मैंने जो सेल किया उसका डाटा यहां पर दिखाई दे रहा है, जबकि ये यहां पर दिखाई नहीं देना चाहिए, ठीक है। ये क्यों दिखाई दे रहा है और इसे कैसे हटाया जा सकता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल हम इसे इस तरीके से ही एक्सेप्ट कर लेते हैं 7350 करते हुए, ठीक है। यहां पर मैंने चेंज कर दिया, इस तरीके से आप ओपनिंग अमाउंट चेंज कर लेंगे। अब यहां पर आपको मैं डिटेल करके दिखाता हूं। यहां पर हम इसे 7700 करेंगे। यहां पर इसे 7700 हो गया फ्रेंड्स। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। अब वो जो मैंने आपको बात बताई, सबसे पहले मैं उसके बारे में बात कर लेता हूं, क्योंकि मैंने आपको दोनों प्रोसेस बता दिया। अब एक फाइनल प्रोसेस रह गया कि कंपनी एक न्यू क्रिएट कीजिए, इंपोर्ट कीजिए, एक्सपोर्ट कीजिए, वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। अब यहां पर जो मैंने वो दिखाया था आपको डेटर का, कि डेटर में जो भी ओल्ड हमारा वहां पर जो अगेंस्ट रेफरेंस न्यू रेफरेंस रहता है वो सारा चीज यहां पर आ रहा था, उसे कैसे खत्म किया जा सकता है ताकि वो यहां रिफ्लेक्ट नहीं हो, वो कैसे करना है वो मैं अब आपको दिखा रहा हूं। फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपनी प्रीवियस कंपनी में। अब ये जो मैंने आपको बताया था कि डेटर का जो अगेंस्ट रेफरेंस है, न्यू रेफरेंस है, ये जो आता है इसे हटाया कैसे जा सकता है और ये क्यों आता है, सबसे पहले तो इसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप F11 यानी फीचर्स में आते हैं, अकाउंटिंग फीचर्स में आते हैं, और आपने अगर ये मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स ऑप्शन को यस रखा है और जितने भी क्रेडिटर्स डेटर्स हैं आपके उनमें भी ये ऑप्शन यस है, लेकिन आप इसे प्रॉपरली यूज नहीं करते हैं। यानी मान कर चलिए आपने अगर डेटर से कोई एडवांस लिया है, तो वहां पर सपोज जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, मैं अभी यहां पर कुछ करूंगा नहीं, एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, सिर्फ आपको दिखाऊंगा समझाने के लिए कि मान कर चलिए मैंने कैश पे किया, इसे 500 या 600 जो भी हो अमाउंट हम डाल देते हैं यहां पर। अब यहां पर देखिए इस तरीके से हमारे पास एक विंडो आती है, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, एडवांस, ऑन अकाउंट, इस तरीके से आता है। हम यहां पर कुछ भी चूज करते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये क्यों आता है, क्योंकि आपने फीचर्स में वो ऑप्शन एक्टिवेट किया है, उसके बाद आपने डेटर क्रेडिटर के जो लेजर्स है वहां पर भी इस ऑप्शन को यस किया हुआ है, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग मैंने पहले बताया हुआ मेरी सेपरेट वीडियो है, इसीलिए मैं यहाँ पर ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं ताकि अगर आप फर्स्ट टाइम टैली यूज कर रहे हैं तो आपको समझ में आए, ठीक है। तो हम यहाँ पर न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट, अगेंस्ट रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग चूज करते हैं। तो सपोज कीजिए मानकर चलिए मैं इसे जो पेमेंट कर रहा हूं न्यू रेफरेंस है, तो अब मैं जब इसे सेल करूंगा या परचेज करूंगा, क्योंकि अब मैं इसे पेमेंट कर रहा हूं तो मैं इसे सेल परचेज करूंगा, जब मैं परचेज करूंगा तो वहां पर भी मुझे ट्रैक करना होगा, ये जो मैंने यहां पर पेमेंट की इससे वहां पर ट्रैक करना होगा, अगेंस्ट रेफरेंस मुझे ट्रैक करना होगा। तो कई बार क्या होता है कि हम इस तरीके से कर तो लेते हैं, लेकिन कभी परचेज के टाइम, कभी पेमेंट के टाइम, कभी रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करने टाइम ये जो ट्रैकिंग सिस्टम है इसे हम यूज नहीं करते हैं, या यूज करते हैं तो उल्टा फुल्टा यूज कर लेते हैं, जो हमें प्रोसेस है यूज करने का उस तरीके से यूज नहीं करते हैं। तो उसके कारण होता क्या है कि आपका जो बिलिंग है, जो भी आप बिलिंग करते हैं डेटर को, वो सारी आपकी लिस्ट बनते चली जाती है, और जब भी आप कोई एंट्री करते हैं पेमेंट वगैरह की, तो आपके सामने एक साथ कम, अगर मानकर चलिए मैं पूरे साल की बात करूं तो 40-50 लाइन की एक लिस्ट ओपन हो जाती है कि किस बिल के अगेंस्ट में आप इससे पेमेंट कर रहे हैं, जबकि आपने उसके लिए पेमेंट ऑलरेडी कर ली होती है, लेकिन आपने उसे चुना नहीं होता है, जिसके कारण वो लिस्ट आपको रिफ्लेक्ट होते रहती है, ठीक है। तो उस लिस्ट के कारण आपको वहां पर जब आप
फाइनेंशियल ईयर चेंज करते हैं तो सारा डाटा आपको वहां पर जो जाता है उसमें आपको अगर किसी डेटर या क्रेडिटर का बैलेंस बचा होता है जिसका नील हो चुका है उसके में नहीं आती है, जिसका कोई भी बैलेंस बचा होता है चाहे वो डेबिट साइड हो क्रेडिट साइड हो, तो वहां पर आपको वो लिस्ट दिखाई देती है, जबकि उस ईयर में वो लिस्ट नहीं दिखाई देनी चाहिए कि आपने प्रीवियस ईयर में कौन सा बिल परचेज किया था जिसके रिगार्डिंग आपका ये पेमेंट है, तो उससे आपको कंफ्यूजन होता है। अगर मानकर चलिए हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाकर हम सही से प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करना भी चाहते हैं तो वहां पर वो लिस्ट हमें प्रीवियस ईयर की रिफ्लेक्ट होती है, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम्स आती है एंट्री करने टाइम। तो उसे कैसे खत्म किया जा सकता है? तो उसे खत्म करने के लिए क्या करना है आपको, जो भी लास्ट डेट हो फाइनेंशियल ईयर की जो कि नॉर्मली 31 मार्च होती है, तो जब मैंने एडजस्टमेंट एंट्री बताई तो उसी की तरह आपको यहां पर कुछ एंट्रीज पास करनी होगी। जितने भी डेटर्स या क्रेडिटर्स है जिनका बैलेंस शीट में आपको अमाउंट डेबिट या क्रेडिट साइड कहीं भी कोई अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आप जर्नल वाउचर में आएंगे। सिंपली आपको क्या करना है, जो भी पार्टी, मानकर चलिए मेरी सूरज पार्टी है, सूरज लेंगे, उसका अमाउंट आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है 7350 पूरा ले लेंगे, यहां पर अगेंस्ट रेफरेंस कर लेंगे। उसके बाद फिर वापस से उसी पार्टी को लेंगे, ठीक है, सेम पार्टी, फिर यहां पर वही अमाउंट डाल देंगे। सॉरी, यहां पर अभी हमें 2 चुनना है, क्रेडिट करना है 7350, यहां पर ऑन अकाउंट कर देंगे। ये लास्ट डेट को एंट्री कर लेनी है। उसके बाद आपको स्प्लिट करना है या पीरियड चेंज करना है, तो उसके बाद आपको जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की जो भी कंपनी होगी उसमें जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको वो लिस्ट ओपन होकर नहीं दिखाई देगी ओपनिंग वगैरह में, ठीक है, वहां पर आपको वो लिस्ट नहीं दिखाई देगी। उसके अलावा अगर आपने यहां से ये एंट्री नहीं की, आप वहां से चेंज करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर ये एंट्री करने के बाद आप स्प्लिट वगैरह करेंगे तो आपको वहां पर जाएगी ही नहीं। तो अब चलिए हम इस एंट्री को भी करेंगे नहीं, फिलहाल अभी मैं आपको दिखा देता हूं। इस कंपनी को बंद करके यहां पर हम वापस से उस कंपनी को पेन करते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली। यहां पर देखिए अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है वो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहली जैसे पेमेंट, अब मानकर चलिए मुझे यहां पर कैश में सूरज को पे करना है, फॉर एग्जाम्पल 67 रुपए पे करने। देखिए ये मेरी प्रीवियस ईयर की एंट्री थी 7350 की, 1 अप्रैल को मैंने सेल किया था या परचेज जो भी किया था, सेल किया था इससे सूरज को, तो वो यहां पर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, जबकि ये मेरे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से अभी तो 1 एंट्री की थी, अगर मैंने 100 एंट्री की होती तो 100 यहां पर लिस्ट ओपन हो जाती 100 लाइन की। अब आप उसमें से चुनिए, आपको अगर प्रॉपर अकाउंटिंग इस फाइनेंशियल ईयर की भी करनी है तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इससे ही हमें हटाना है। तो इसे अगर मानकर चलिए आपने एडजस्टमेंट एंट्री नहीं की जो भी मैंने दिखाई, तो उस सिचुएशन में आप यहां पर लेजर्स में अल्टर में आएंगे। ये बैलेंस शीट से भी आप काम कर सकते हैं, फिलहाल मैं आपको लेजर से दिखा रहा हूं। जब मैंने एंट्री में आपको दिखाया था कि अमाउंट कैसे चेंज करते हैं, वहां से भी कर सकते थे। यहां पर आप आने के बाद यहां पर जो अमाउंट होता है उसके बाद आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। अब आपको करना क्या है, जो आपके कीबोर्ड में एरो बटन होता है उससे आपको लास्ट में आ जाना है। यहां देख रहे हैं डेट के लास्ट में आ चुका है, ब्लिंक हो रहा है। अब इस डेट को इरेज करते जाना है, जितनी भी डेट है सबको एंटर करके इरेज करते जाना है। एक इरेज करने के बाद एंटर प्रेस कीजिए, फिर लास्ट में जाइए, फिर उस डेट को इरेज कीजिए। इसी तरीके से जितनी लिस्ट है उसकी जो भी डेट है सबको इरेज करते चले जाइए, उसके बाद एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके अलावा आप सोचेंगे कि अगर हम वहां पर डायरेक्ट 1/4/19 डालकर डेट में और डायरेक्ट पूरा का पूरा अमाउंट एक ही जगह लिख दें तो वो पॉसिबल नहीं है। वो मैंने करके देख चुका हूं मैं कि अगर आप पूरा का पूरा अमाउंट सोचेंगे कि इतना लिस्ट को कौन इरेज करे, तो 1/4/19 लिख के हम जो पूरा अमाउंट वहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है हम एक ही बार में डाल दें तो वो पॉसिबल नहीं है। आपके पास सिर्फ 2 प्रोसेस है, या तो स्प्लिट करने से पहले एडजस्टमेंट एंट्री कीजिए प्रीवियस ईयर में, तो वो आपका यहां पर रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं। अगर नहीं की है और आप उसके बाद उसे इरेज करना चाहते हैं तो आपको इसी तरीके से एक एक डेट को इरेज करना होगा, एंटर प्रेस करना होगा, फिर डेट के लास्ट में एरो से जाना होगा, फिर उस डेट को इरेज कर करके धीरे धीरे आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा। तो फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखिएगा, जो लोग मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स ऑप्शन को यस ही नहीं करते हैं तो उनके केस में ऐसा नहीं होता है, या उन लोगों के साथ जो लोग प्रॉपर्ली मेंटेन करते हैं अकाउंट्स, जो लोग अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, एडवांस वगैरह सही से ट्रैक करते हैं, उनके केस में ये सब नहीं होता है। जो लोग उस ऑप्शन को यस करते हैं लेकिन प्रॉपर्ली उसे मेंटेन नहीं कर पाते उनके केस में ऐसा होता है। और उनमें कहीं ना कहीं मैं भी आता हूं, मैं भी कई बार ऐसे एंट्री कर लेता हूं कि मुझसे भी वो सही से मेंटेन नहीं होती है, हड़बड़ में, तो बाद में मुझे फाइनेंशियल ईयर एंड करने समय वो सारी चीजें एडजस्ट करनी पड़ती है। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे इनवॉइसिंग की, कि हमें जो इनवॉइसिंग है अब हमें वो इनवॉइसिंग कैसे सेट करनी है, यानी जो बिल नंबर वगैरह होते हैं, जो सीरीज है उसकी कैसे सेट करनी है। तो हमें आना होगा अकाउंट इन्फो में, अकाउंट इन्फो में आने के बाद वाउचर टाइप में, अल्टर में, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो सेल्स का जो बाय डिफॉल्ट आपको टैली कंपनी की तरफ से जो वाउचर मिलता है आप उसमें भी जाकर चेंजेस कर सकते हैं, या चाहें तो आप सेपरेटली खुद से एक वाउचर टाइप क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको अभी सेल्स के में दिखा देता हूँ।
मानकर चलिए आप इसी में करना चाहते हैं, आप खुद से कोई वाउचर क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं, सेल्स है, ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे, ऑटोमेटिक चुनेंगे, आपकी मर्जी, आप कोई भी चुने, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है ऑटोमेटिक, जिससे कि आपका कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होती, एक ही इनवॉइसिंग 2 बार कट नहीं जाती है। ठीक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑटोमेटिक रहता है। आप चाहें तो इसके अलावा मैनुअल, ऑटोमेटिक, मैनुअल ओवरराइड, यानी ऑटोमेटिक तो काम करेगा लेकिन फिर आप उससे मैनुअली ओवरराइड भी कर सकते हैं, तो वो सब मुझे करना नहीं है, मुझे ऑटोमेटिक चुनना है। ठीक है, यहां पर आप चाहें तो इसे यूज एडवांस कॉन्फिग को नो भी रहने दे सकते हैं। इस केस में क्या होगा मैं आपको दिखाऊंगा, पहले मैं आपको इसी केस में दिखाता हूं कि क्या होगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि एडवांस कॉन्फिग को यूज करने से क्या बेनिफिट होती है। यहां पर हमें लिखना है, जो हमें प्रिंट करना है इनवॉइस में, वो लिखना है टैक्स इनवॉइस। अब मानकर चलिए आप एग्जाम गुड्स भी एक ही इनवॉइस में सेल करते हैं जिसमें टैक्सेबल है, तो आपको यहां पर लिखना होगा टैक्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, इस तरीके से लिखना होगा। अगर आप कंपोजिट डीलर हैं तो आपको यहां पर बिल ऑफ सप्लाई लिखना होगा। सबके केसेस में अलग अलग है, ये रेगुलर डीलर की मैं बात कर रहा हूं, इनवॉइस। ठीक, इस तरीके से अब आपको यहां पर डिफॉल्ट बैंक चूज करना होगा। अगर आप इनवॉइस में बैंक की डिटेल्स, जो आपका बैंक अकाउंट है वो अगर आप डालना चाहते हैं, जिसमें कि आप पैसे की लेन देन करते हैं बिजनेस की, तो वो आप यहां पर चूज कर सकते हैं, जो भी आपका बैंक का लेजर होगा, अगर आप इनवॉइस में उसे रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं तो, अदरवाइज नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर डिफॉल्ट ज्यूरिडिक्शंस। फ्रेंड्स, डिफॉल्ट ज्यूरिडिक्शंस में आपको करना क्या है, सिर्फ आपको अपनी सिटी का नाम लिख लेना है ताकि आपको इनवॉइस में रिफ्लेक्ट होकर मिले। आपने कई लोगों की इनवॉइस देखी होगी, सब्जेक्ट टू पटना ज्यूरिडिक्शन, सब्जेक्ट टू बॉम्बे ज्यूरिडिक्शन। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी इनवॉइस में लिखा हुआ मिले तो आप यहां पर सिर्फ अपनी सिटी का नाम लिख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप अगर इस ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं, प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, तो इसका क्या मतलब होता है, जब हम लोग कोई भी वाउचर क्रिएट करते हैं, जैसे सेल्स वाउचर की अगर मैं बात करूं, वहां पर जब हम उसे सेव कर लेते हैं, हमें प्रिंट नहीं करना होता है, तो हम क्या करते हैं, पेज अप बटन प्रेस करके बाद में उसे वापस लाते हैं, डे बुक, सेल्स रजिस्टर, वहां से जाके प्रिंट करते हैं। हमें ऑटोमेटिक प्रिंटिंग का ऑप्शन नहीं आता जब तक हम खुद से प्रिंट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को यस कर लेंगे तो आपका जैसे वाउचर सेव होगा ऑटोमेटिक आपके सामने प्रिंटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। पीओएस इनवॉइसिंग का मतलब है कि आप पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस चाहते हैं, उसमें अगर आप बिलिंग करना चाहते हैं तो आप इसे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। नॉर्मली जो लोग पॉज का यूज करते हैं सिर्फ वही इसे यस करते हैं, अदरवाइज कोई यस नहीं करता है। अब यहां पर सेट अल्टर डिक्लेरेशन, इसमें जो टैली की तरफ से बाय डिफॉल्ट आपको डिक्लेयर किया जा रहा है वही रहने देना चाहते हैं कि आप खुद से कुछ डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। खुद से डालने का मतलब है कि यहां पर चेक बाउंस होगी तो हम ये चार्ज लेंगे, एक बार गुड्स सोल्ड हो गया तो वापस नहीं लिया जाएगा। इस तरीके से जो भी आप डिक्लेरेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। थोड़ा डालना इसमें टफ होता है, बहुत से लोग इसके लिए टीडीएल यूज करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन की। ठीक है, यहाँ पर डालना थोड़ा टफ होता है, तो इसके रिगार्डिंग मेरी ऑलरेडी वीडियोज हैं कि किस तरीके से आपको प्रॉपर्ली डालना है, इवन हिंदी में कैसे डालना है वो सब भी मैंने बताया हुआ है, तो आप चाहें तो उस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर और भी कई चीजें मिल रही हैं, जैसे कि आपको अगर टैक्सेस के लेजर ऑटोमेटिक चाहिए, राउंडिंग ऑफ का लेजर ऑटोमेटिक चाहिए, और भी कई चीजें जैसे फ्राइट, डिस्काउंट वगैरह का लेजर ऑटोमेटिक चाहिए सेल्स वाउचर में, तो वो सारी चीजें कैसे सेट करेंगे तो इसके रिगार्डिंग में मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, इसीलिए मैं ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। तो अभी फिलहाल हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं, क्योंकि मैंने यूज एडवांस कॉन्फिग को यस नहीं किया है। यहाँ पर देखिए, जब आप सेल्स वाउचर में आएंगे तो यहाँ पर आपको नंबरिंग इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, सेल्स 1, यानी सिर्फ 1 2 3 इस तरीके से इनवॉइस नंबर आपकी चलेगी। फ्रेंड्स, आपने देख लिया कि अगर आप यूज एडवांस कॉन्फिग का यूज नहीं करते हैं तो आपको सेल्स वाउचर में जो आपकी इनवॉइस की नंबरिंग है वो नॉर्मल सिंपल फॉर्मेट में मिलती है, 1 2 3 4 इस तरीके से। आप चाहें तो उसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उसमें कुछ एडवांस चीजें चाहते हैं, जैसे अपनी फर्म का नेम, फाइनेंशियल ईयर इंडिकेट करना चाहते हैं इनवॉइस नंबरिंग में, तो आप यूज एडवांस कॉन्फिग का यूज कर सकते हैं। इसे यस करेंगे। इसका यूज कैसे करना है अब मैं वो बताता हूं। तो सबसे पहली बात आप ये याद रखिए कि एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में कोई भी जो नंबरिंग है वो सेम यूज नहीं होनी चाहिए। मतलब एक बिल आप जो इशू कर देंगे फिर आप वही बिल इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी अल्फाबेट या नंबरिंग का चेंज होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा 16 डिजिट से ज्यादा का नंबर नहीं होना चाहिए, यह भी ध्यान रखिए, नहीं तो जीएसटी पोर्टल आपका उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पर स्टार्टिंग नंबर, यानी जो आपका बिल स्टार्ट होगा वो बाय डिफॉल्ट टैली की तरफ से 1 सेट रहता है। आप चाहें तो यहाँ पर 100 लिख सकते हैं, 200 लिख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो इनवॉइसिंग है वो 200 से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये 1 रहने दीजिए, आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर, जब से आप बिलिंग काटना चाहते हैं या जो आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट है उस डेट को आप एंटर करेंगे। जैसे मैंने 1/4/19 एंटर किया हुआ है।
यहाँ पर फिर वही स्टार्टिंग नंबर का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर भी 1 रहेगा जो ऊपर ही रहेगा। ईयरली, हम ईयरली अपना पीरियड चेंज करना चाहते हैं, मतलब जो इनवॉइस हमारी ईयरली कंटिन्यू सीरीज में चलती रहे। उसके बाद प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब कि आप आगे क्या लगाना चाहते हैं, इनवॉइस के आगे कुछ लगाना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पर 1/4/19, यहाँ पर भी हम डेट को एंटर करेंगे। अब यहाँ पर मानकर चलिए हम 19/20 इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम चाहें तो 0 इस तरीके से हमने यहाँ पर एंटर किया। हम सुफिक्स नहीं भी डाल सकते, सुफिक्स का मतलब होता है इनवॉइस नंबरिंग के बाद। बहुत से लोग इनवॉइस नंबरिंग के बाद 18/19, 19/20 इस तरीके से फाइनेंशियल ईयर एंटर करते हैं। अब मानकर चलिए अगर मैं यहाँ पर अपनी फर्म का नेम भी डालना चाहूँ, तो जैसे मेरी कंपनी का नाम मनोज है, तो M/19/20/0। अगर हम 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं, 01 मतलब ये जो नंबरिंग है 1 से स्टार्ट होगी, लेकिन उसके आगे 0 चाहते हैं तो 0 डाल देंगे। अगर 0 नहीं चाहते हैं तो डायरेक्ट 1 लिख के आएगा। तो चलिए हम एक्सेप्ट करके इसे देख लेते हैं कैसे होगा। कंट्रोल इसे आप डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लें। आ जाइए आप वाउचर में, यहाँ पर आप नंबर देख सकते हैं M/19/20/01। अगर आप 0 नहीं लिखते तो डायरेक्ट 1 लिख के आता है। इस तरीके से भी आप नंबर सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ याद रखिएगा कि जब आप प्रिंट करते हैं हल्के से, जैसे अभी फिलहाल मैं यहाँ पर पार्टी ले लेता हूँ ये, ताकि समझा पाऊँ आपको मैं। ये जीएसटी में मैंडेटरी है, नहीं तो आपको पेनल्टी लग सकती है। जब आप प्रिंट करते हैं इनवॉइस, तो वहां पर जिस पार्टी को आप गुड्स दे रहे हैं या अगर कंज्यूमर को भी दे रहे हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जरूर मैंडेटरी होना चाहिए इनवॉइस में मेंशन। ये आप ध्यान रखेंगे। जीएसटी नंबर होना चाहिए और जिस B2B को कर रहे हैं उसका एड्रेस वगैरह सब कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर हम यस करेंगे और देखिए यहाँ पर अभी आपको यहाँ पर वायर का प्लेस ऑफ सप्लाई रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा। अगर ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा इनवॉइस में और अगर आपकी इनवॉइस पकड़ी जाती है तो आपको भारी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो देखिए अब हमें इसे लाना कैसे है। हम जब अल्ट के साथ P प्रेस करते हैं प्रिंट के लिए, उस समय हमें F12 कॉन्फ़िग में आना है। इस ऑप्शन का मैंने कई बार पहले भी यूज बता चुका हूं मैं कि इस कॉन्फ़िग को कैसे यूज किया जाता है, कैसे इसे सेट किया जा सकता है। तो अभी फिलहाल मैं उसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आपको जो प्लेस ऑफ सप्लाई उसे कैसे यस किया जाए इनवॉइस में वो बता देता हूं। यहाँ पर प्रिंट प्लेस ऑफ सप्लाई ऐसे यस करेंगे, कंट्रोल A कर देंगे, यस करेंगे और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, देख सकते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई बिहार है। तो इस तरीके से आपको इनवॉइस में रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो मैंने बोला कि बाई डिफॉल्ट जो आपको वाउचर मिलता है आप उसमें करेंगे। अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो आप क्रिएट में जाएंगे, वाउचर टाइप में मान लीजिए जैसे जीएसटी इनवॉइस कैपिटल में लिखेंगे। मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिखा है, कैप्स लॉक ऑन करके लिखेंगे। अंडर सेल्स, सेल्स लेने के बाद बाकी सारी चीजें फ्रेंड्स आपकी एज इट रहेंगी जैसे कि मैंने अभी तक आपको बताया। आप मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में ऑटोमेटिक लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो एडवांस कॉन्फ़िग है इसे आप यस करके जो भी सेट करना चाहे कर सकते हैं। बाकी जो मैंने डिटेल्स बताई आप उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम तीसरे प्रोसेस की बात करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कंपनी को क्रिएट करना होगा। यहाँ पर हम एक न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे सेम नेम से। तो मानकर चलिए मनोज, जो भी आपकी फर्म नेम है सेम सब कुछ रहेगा, बाकी सारी डिटेल्स आप फिल कर लेंगे। सिर्फ फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ पर जो आपकी करंट फाइनेंशियल ईयर है जिसमें आप वर्क करना चाहते हैं वो आप एंटर कर देंगे। बाकी उसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसके बाद हमें वहां से जो ओल्ड कंपनी है उसमें से सारे डाटा को वहां से एक्सपोर्ट करना है और उसके बाद इसमें इंपोर्ट करना है। तो चलिए फिलहाल अभी हम इस कंपनी को बंद करते हैं। हमने कंपनी तो क्रिएट कर ली, मैंने सिर्फ दिखा दिया कि कंपनी कैसे क्रिएट करनी है, बाकी सारी डिटेल्स आप खुद से फिल कर लेंगे। अब यहाँ पर ये कंपनी है, इसमें से हमें सारी चीजें एक्सपोर्ट करनी है। हमें आना होगा डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आने के बाद हम लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, सिर्फ अगर हमें लेजर्स को एक्सपोर्ट करना है तो। और अगर मानकर चलिए हमें लेजर के साथ स्टॉक आइटम्स वगैरह को भी एक्सपोर्ट करना है तो हमें आना होगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, स्टेटिक्स में। यहाँ पर जाके हम एक एक के अंदर, जैसे लेजर्स करना है तो सिर्फ लेजर्स के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे, ग्रुप्स करने हैं या जो भी स्टॉक ग्रुप्स हैं, स्टॉक आइटम्स हैं वो सारे करने हैं, वाउचर टाइप, क्वांटिटी, यूनिट वगैरह जो भी करनी है, जो भी यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है इसके अंदर जाने के बाद आप यहाँ पर इस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें आपकी एक्सपोर्ट हो जाएंगी और फिर सारी चीजों को आपको वहां पर इंपोर्ट कर लेना होगा। तो मानकर चलिए फ्रेंड्स अभी फिलहाल हम लेजर्स की बात कर लेते हैं। अगर मुझे मानकर चलिए सिर्फ लेजर्स करने हैं तो यहाँ पर हम आ जाएंगे लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में।
आप चाहें तो वहां से भी कर सकते हैं, वहां से आप सारी चीजें कर सकते हैं, यहाँ से आप लेजर्स कर सकते हैं। फिर स्टॉक ग्रुप्स करना है तो आप इस तरीके से यहाँ पर चुन चुन के एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। स्टॉक कैटेगरी करनी है, स्टॉक आइटम करना है तो इस तरीके से यहाँ पर बटन बार पे चुनेंगे, फिर एक्सपोर्ट करते जाएंगे। तो अभी फिलहाल हमें लेजर्स करना है तो हम लेजर्स चुन लेते हैं वापस से। यहाँ पर हम एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद हमें सबसे पहले एन प्रेस करना है यानी नो। उसके बाद हमें यहाँ से इसे एक्सपोर्ट करना है एक्सएमएल में। ठीक है, एक्सएमएल में एक्सपोर्ट करने के बाद हमें नीचे आना होगा। यहाँ पर देखिए सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग ये बोलते हैं कि हमें जो है ओपनिंग अमाउंट नहीं चाहिए। जैसे मानकर चलिए 18-19 में जो क्लोजिंग है तो 19-20 में तो वो ओपनिंग हो जाएगा, तो हमें वो ओपनिंग अमाउंट नहीं चाहिए। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंस एज ओपनिंग। जो आपका इस ईयर में क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर में आपका ओपनिंग हो जाएगा। तो अगर आप इसे यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ओपनिंग को तो यस करेंगे, अगर आप ओपनिंग नहीं चाहते हैं तो आप इसे नो ही रहने देंगे, फिर आप इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसकी लोकेशन उठाएंगे और वो जो न्यू कंपनी है उसमें जाकर हम इसे इंपोर्ट करेंगे। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं न्यू कंपनी में। जिस कंपनी में हम इंपोर्ट करना चाहते हैं वहां से जो हमने एक्सपोर्ट किया है मास्टर्स, तो देखिए आपको आना होगा गेटवे ऑफ टैली पर और यहाँ पर आपको इंपोर्ट डाटा मिल रहा है यूटिलिटी टैब के अंदर। यहाँ पर उसकी शॉर्टकट की ओ है, आप उसमें चले जाएंगे, फिर मास्टर्स में जाएंगे। यहाँ पर आपको लोकेशन डालनी होगी फाइल की, तो फाइल आपकी वहीं जाती है जहां पर आपकी टैली इंस्टॉल रहती है। और देखा होगा जब मैंने एक्सपोर्ट किया था तो ऑटोमेटिक वो फोल्डर ओपन हो चुका था। तो एक्सएमएल फाइल आपको यहाँ पर दिख रही है, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट मास्टर्स। जो मास्टर्स करते हैं वो मास्टर्स नेम से जाते हैं ऑटोमेटिक। अगर आप उसका नाम चेंज करेंगे तो ही नाम चेंज होगा, तो नाम चेंज कर लें तो सबसे अच्छा होगा ताकि आप उसे जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएं और उसी के अकॉर्डिंग आप उसकी पाथ यहाँ से कॉपी कर पाएं। उस पर आपको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है, सिक्योरिटी टैब में जाके ये जो ऑब्जेक्ट नेम है पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी कर लेना है। अब आना है वापस आपको टैली में, इस जगह पे नेम ऑफ फाइल टू बी इंपोर्टेड, यहाँ पर आपको कंट्रोल अल्ट और वी के साथ पेस्ट करना है। कंट्रोल अल्ट और वी प्रेस करना है पेस्ट करने के लिए। कुछ भी फाइल में अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर होगा, मतलब यहाँ पर जो पाथ लाने में, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर इंपोर्ट नहीं हो पाएगी। अब उसके बाद यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं बिहेवियर में। कंबाइन ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस को कंबाइन करना चाहते हैं। मानकर चलिए कोई ऐसी कंपनी है जिसमें कि आपका ऑलरेडी यहाँ पर भी वही लेजर्स क्रिएट है जिसमें ओपनिंग बैलेंस है, दूसरी कंपनी से भी आप ला रहे हैं वहां पर भी ओपनिंग बैलेंस है, तो दोनों ओपनिंग बैलेंस को आप कंबाइन करना चाहते हैं तो आप पहला ऑप्शन लेंगे। सेकंड, उसके बाद इग्नोर डुप्लीकेट्स। अगर मानकर चलिए वही लेजर्स आपने इसमें भी क्रिएट करके रखा है तो आप उसे इग्नोर करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में उसे लेंगे। लेकिन हमारा केस तो बिल्कुल अलग है क्योंकि हम नई कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लेंगे मॉडिफाई विद न्यू डाटा। ऐसे अगर आप ऊपर वाला भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपके पास ना तो ओपनिंग है यहाँ पर क्योंकि आपने ओपनिंग को वहां से ट्रांसफर किया नहीं, इग्नोर डुप्लीकेट की बात आएगी नहीं क्योंकि आपने यहाँ पर कोई लेजर पहले से क्रिएट करके नहीं रखा है। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो प्रॉपर प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई विद न्यू डाटा लेंगे और यहाँ से आपका इंपोर्ट हो जाएगा। चलिए हम लेजर्स में देख लेते हैं, अकाउंट इन्फो में लेजर्स अल्टर। यहाँ पर देखिए जितने लेजर्स थे सारे के सारे आ चुके हैं। अगर मैं बात करूं जैसे सूरज का, यहाँ पर देखिए उसका यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस है वो नहीं आया क्योंकि मैंने वहां से उसे एक्सपोर्ट नहीं किया था। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।